तो अगर हम इनका खुद का जो पेपर देखें जो उन्होंने निकाला था ओपन एआई ने, दे सेड कि इनको लगता है कि सबसे पहले जो एडवोकेट जैसी जॉब्स हैं वो ज़्यादा जाएंगी। मैंने मुझे पता चला आपका भी ले ऑफ हुआ था। तो ये हमारे साथ हुआ, तो हमारे को तो बहुत बड़ा शॉक लगा, बिकॉज इट वाज द फर्स्ट टाइम वी वर वर्किंग इन आवर लाइफ। बट जो सीन मैंने वहाँ देखे, वो मेरा तो छोड़ दो, जो बाकी सीनियर लोग थे जिनके साथ हुआ, they were having families, they were into IT for many years, उनके साथ भी हुआ, and they were like literally crying over there कि यार अब क्या होगा, how do we handle this? Those people who will be able to keep pace with this will have a flourishing career. कोई ऐसा लड़का जो भी कंप्यूटर साइंस कर रहा है तो उसे क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए आपके अकॉर्डिंग? अगर आप में बेसिक डिसिप्लिन नहीं है, that you can't sleep on time and wake up on time, boss, you are gone. कॉर्पोरेट में वर्ल्ड में पॉलिटिक्स बहुत चलती है, तो कई मेरे फ्रेंड्स हैं वो बोलते हैं प्रमोशन इसीलिए नहीं मिला क्योंकि हम चमचागिरी नहीं करते। पॉलिटिक्स होता है, यस, ओके, पॉलिटिक्स इज एवरीवेयर, जहां पर ह्यूमंस है वहां पर पॉलिटिक्स है, इट्स दैट सिंपल। पॉलिटिक्स तो है। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि रैपो और रिलेशनशिप बनाना क्या चीज होती है। आफ्टर ले ऑफ, वहाँ से लेके आपकी जो मिडिल मैनेजमेंट तक की जर्नी है ऑफ 20 इयर्स, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि वो लर्निंग्स क्या थी। इंट्रोवर्ट गाय कैन बिकम अ मैनेजर? इफ यू आस्क मी, इवन आई एम एन इंट्रोवर्ट। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि हम टेक में जाएं या हम मैनेजमेंट रोल में जाएं। नाउ पीपल आस्क मी, अच्छा मेरे पास फादर मदर का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चों का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, मेरे पास काम भी बहुत ज्यादा, हाउ डू आई मैनेज? ओके, आज के जो हमारे गेस्ट है उनका नाम है आनंद, जिनके पास 20 साल का एक्सपीरियंस है आईटी इंडस्ट्री में। उन्होंने जेंसा टेक्नोलॉजी में काम किया एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एज अ ऑन साइट कोऑर्डिनेटर, टीम लीड, सीनियर टीम लीड, आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट मैनेजर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस डिलीवरी मैनेजर। और इनसे हमने हर पॉसिबल क्वेश्चन पूछा है ताकि इनका 20 साल के एक्सपीरियंस को हम 1 घंटे के पॉडकास्ट में कंडेंस कर पाए। हमने इस पॉडकास्ट में बात की है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आप नई नई टीम ज्वाइन करते हो, नई कंपनी ज्वाइन करते हो, तो आपको कैसे बिहेव करना चाहिए, जो ऑफिस की पॉलिटिक्स है उससे आप कैसे बच सकते हो, और खुद आप अपने नेचर को कैसे ट्वीक कर सकते हो ताकि आप अपने करियर को ऑप्टिमाइज कर पाओ। इसके साथ ही हमने ये भी बात करी है कि जब आप 30s में पहुंच जाते हो या 40s में पहुंच जाते हो, तो आपके जो नए टीम मेंबर्स हैं, जो जूनियर्स हैं, वो किस तरीके से आपसे बिहेव करते हैं और आपको कैसे एक्ट करना चाहिए। और फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या एआई आईटी में जॉब जो है वो खा जाएगा या नहीं। तो आई होप इस पॉडकास्ट को आप बहुत ज्वाइन करेंगे। लेट्स स्टार्ट। आनंद, सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि आफ्टर 40 इयर्स ऑफ एज बहुत से लोगों को लगता है कि जो आईटी में करियर है दैट इज नीचे जा रहा है। तो व्हाट डू यू फील कि ऐसा है, मार्केट में इम्पल्स है या नहीं? So Hemant, I am in my 40s and Okay. this is a question which is asked very often. बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं, and especially people who are in their 20s, they're not even started. They're just about to start, but they're worried कि 20 साल बाद क्या होने वाला है. Okay. So I think the question is very common. A lot of people have this question. Okay. And the answer is not same for everyone. And I've done few videos also on this topic. Okay. The real issue is that, especially in the IT world, when you get started, you have a lot of energy to do things, but Right. lot of time in that hustle period, what people generally don't focus on is the long-term view. And let's say if somebody is in their 40s, हम एक imagine करते हैं कि somebody started their career in their 20s, so let's say 24 में आपने start किया. So by the time you reach your 40s, you will be having some 15 plus years of experience, somewhere Right. between 15 to 20 years of experience. So for example, let's take my own example. I have 20 years of experience. Now with 20 years of experience, if I am doing a role which is still hands-on, okay? Let's say I am a developer or an architect or a business specialist, domain specialist. The problem is that I will have competition from people who will be, let's say, 5 to 8 years younger than me, right? So I will be able to do the job which a person who is 5 years younger to me or 8 years younger to me, that person will also be able to do. Now, what will the company look out for? The company will always look out for people who are cost effective. So if I am running a company and I want to get a job done, which is, let's say, software development, I would rather hire a person with 8 years of experience and good technical expertise rather than a person with 15 years of experience and good technical expertise, because of the cost factor. Right. ये ऑब्वियस है कि एक जिसका 8 साल का एक्सपीरियंस है उसकी सैलरी कम होगी जनरली, एक 15 साल वाले की ज्यादा हो जाती है ओवर द पीरियड. सो आई थिंक
that's one angle because of which what happens is when people are gaining experience, and I like to put it this way, when you are gaining experience, are you doing the same thing every year? Right? Meaning आपने एक आपका बेस्ट ईयर आया वेर यू आर एट योर बेस्ट इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट स्किल्स और टेक्निकल स्किल्स, आर यू जस्ट रिपीटिंग दैट सेम थिंग 10 times 10 years के लिए? एंड इज दैट 10 years of experience? No. It is 1 year repeated for 10 times. It's not 10 years of experience. तो ये हो जाता है कि लोग लर्निंग छोड़ देते हैं 5 साल के बाद, 6 साल के बाद. दे थिंक ओके वी आर कंफर्टेबल, वी आर अर्निंग गुड मनी. 5-6 साल में भी अच्छा सैलरी मिलता है आईटी में, सो पीपल आर comfortable, they're earning good, but then they stop learning. Okay, they stop learning, they stop to follow the business trends, technology trends, what's happening in the market. When I started as a Java developer, okay, back in 2001. तो अभी भी जावा चल रही, तब भी जावा चलती थी, ठीक है. उसके बीच में आई ट्रांजिशन इनटू ERP. अभी ERP का उतना जोर नहीं है. आज की तारीख में सबसे ज्यादा जोर है डेटा साइंस, AI, ML का, बट 15 साल पहले वो नहीं था. Right, so the whole thing is the market will keep evolving. There will be new business innovations, new technology innovations coming in, and those people who will be able to keep pace with this will have a flourishing career in their 20s, 30s, 40s, 50s. Okay, but जैसे ही आपने लर्निंग छोड़ा, जैसे ही आपने अपने आप को अपडेट करना छोड़ा मार्केट में, तो प्रॉब्लम स्टार्ट होना शुरू होता है. एंड देन यू गेट कॉम्पिटिशन फ्रॉम द यंगर जनरेशन, लाइक what I was explaining, and then your cost is high, your skill set is same as somebody who's younger than you, and that's where people struggle. So I think the answer is different for different people. For people who are updated with the market trends, who are continuously learning, उनके लिए 40-50 में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत जॉब्स है. Okay. वर्सेस जो लोग लर्निंग नहीं कर रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लम है, वो तो 30s, लेट 30s में प्रॉब्लम हो जाता है. That's what I think. क्योंकि ये वाला जो आपने प्राइस पॉइंट वाला बोला है, लाइक दैट इज़ रियली ट्रू. आई वॉज टॉकिंग टू लाइक वन ऑफ द फाउंडर्स एंड ही सेड कि यार ये 35 वाला एक तो पैसे भी ज़्यादा लेगा, इसको EMI भी भरनी है, और साथ में इसको वर्क लाइफ बैलेंस भी चाहिए. तो बेटर है तो यंग वाला ले, वो एम्बिशन ज़्यादा होगा, सैलरी उसकी कम होगी. और आजकल जितने भी स्टार्टअप्स हैं स्पेशली, लाइक वो बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं कि जो एवरेज एज है कंपनी की वो बहुत कम है. क्रेड के फाउंडर है कुणाल शाह, ही वॉज फीलिंग सो happy that the average age of the company is 26, so they'll come with the new ideas, they can bring more innovation to the table. And like similar with the physics wala also, like their average age is also like close to 26-27. And like this factor especially startup world में तो बहुत ज़्यादा है. I feel कि IT जॉब वैसा नहीं है कि आप जैसे आपने कहा कि वो आपको सीखते रहना पड़ेगा. तो IT जॉब में तो ऐसा है कि आप जैसे ही आप रुके तो फिर वो डिक्लाइन स्टार्ट है, बिकॉज लाइक आफ्टर एवरी ईयर लाइक समथिंग न्यू इज कमिंग. So you agree with that? Absolutely, absolutely. और आपने जो दो चीजें बताई, देखिए कोई भी बिजनेस, एनी बिजनेस इज डन फॉर प्रॉफिट, राइट? लेट्स फर्स्ट गेट दैट क्लियर इन आवर हेड. कंपनीज आर देयर टू मेक प्रॉफिट. ओके, सो बिजनेस अगर लॉस में जा रहा है तो बिजनेस करने का मतलब ही क्या है? सो यू आर डूइंग बिजनेस टू generate revenue and profit for your stakeholders, right? So that way, for startups especially, the younger generation are the people they look out for, because उनमें energy होता है, family responsibility कम होता है, they can devote more hours at work, okay, and the company can get more done from them, right? So I think वो एक बहुत important factor startups के लिए है, because startup में कैसे होता है, you generally don't have a single role carved out for you, okay? The role is not just कि आप आओ डेवलपमेंट करो. उसमें फिर आपको वो एज ए डेवलपर दे विल हायर यू, दे विल गेट द जॉब ऑफ अ बिजनेस एनालिस्ट ऑल्सो डन फ्रॉम यू, दे विल हैव यू डू अ सर्टन अदर टेस्टिंग रोल एज वेल. सो दे विल जस्ट स्प्रेड यू आउट, दे विल स्क्वीज यू आउट बेसिकली. एंड इन द प्रोसेस लोग क्यों ज्वाइन करते हैं? एक तो पैसे के लिए करते हैं, स्टार्टअप बहुत अच्छा पैसा देता है. दूसरा लोगों को सीखने के लिए मिलता है. दैट्स ऑल्सो ट्रू, बिकॉज इफ आई गेट इन टू अ रोल वेर आई एम not just developing but also testing, but also doing a little bit of business analysis, I'm getting a variety of experience, a spectrum of experience. So I think that's why लोगों के लिए शुरू में वो अच्छा होता है to get into a startup and gain a lot of experience. आपके पास देखिए फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर ज़्यादा नहीं है, if you are not married in the initial years, you can stretch in the late evening hours and all of that. But as you build your own family, your responsibilities will increase and then the time will get split.
एंड कंपनीज नो दैट. जैसे आपने 2 एग्जांपल्स दिए, दे नो कि अच्छा 35 के ऊपर का बंदा है तो उस तरह एक तो एनर्जी, अगर एनर्जी है भी तो भी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, दे विल नॉट बी प्रॉब्ली एबल टू वर्क लेट नाइट्स और ऑन वीकेंड्स एंड स्टफ लाइक दैट. So companies do that. I think for individuals it is important to understand कि आप लाइफ के किस फेज में हो. In that phase of your life, what kind of responsibilities you have on your personal side, and then how much of energy and time can you devote to your job or your career, and then plan कि किस तरह की कंपनी में मुझे काम करना है, किस तरह का रोल मुझे करना है, इस रोल का डिमांड क्या है मुझसे. क्योंकि देखिए मुझे लगता है पैसा तो हर कोई कमा लेता है आईटी में. Let's accept that. Even today, there's a lot of money in IT. Whether you're working even for service companies also, they will pay you decent. But long-term survival के लिए, it is important for somebody to face their career in a batch of 3 to 5 years, I would say. Okay. And then plan कि अच्छा मैं पहले 3 से 5 साल में ये कर सकता हूँ. उसके बाद, accordingly, I think people should plan. That will help. That's what I think. Okay, so जैसे आप बोलो कि 35 के बाद obviously जो family responsibilities हैं, तो वो टाइम लाइक किस तरीके से मैनेज करें ताकि सो दैट दे कैन कीप ऑन लर्निंग न्यू थिंग्स. Yeah, very very important question this. So I think first of all, let me, and I'm very blunt. Okay, I mean on this topic I'm very blunt. It is good. I don't want to mince my words. The real issue is discipline. Even if you're 35, 40 or 45 doesn't matter. अगर आप में basic discipline नहीं है, that you can't sleep on time and wake up on time, boss, you're gone. Okay. Right. The reason is, today there's so much of distraction around you. Now people ask me, अच्छा मेरे पास फादर मदर का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चों का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. बहुत कॉमन क्वेश्चन है. मेरे पास काम भी बहुत ज्यादा, हाउ डू आई मैनेज? सो फर्स्ट थिंग आई टेल देम इज, हाउ डू यू मैनेज योर ओन सेल्फ टाइम? आर यू एबल टू से ओके 10, 10:30, 11 o'clock is the time beyond which I'm not going to just be awake, I'm just going to sleep on time, get up on time. Right? So I think the first couple of hours after you get up, it can be 6 o'clock, 7 o'clock, whatever is the time you get up. First couple of hours, if you are able to devote time for yourself, which is your personal grooming, physical health, mental health, whatever you want to do, a little bit of exercise, yoga, all of that. वो अगर आपने किया, it will give you a lot of space in your mind to do other things. Right. And then रात को सोने से पहले, and people try to have a lot of big goals. Okay, बहुत बड़े बड़े गोल बनाते हैं. मैं रोज 2 घंटे पढ़ूंगा. अनरियलिस्टिक है. ठीक है, बहुत लोग नहीं कर पाते, कुछ लोग कर पाते हैं. बट आई थिंक रियलिस्टिक गोल ये है कि आप 15-20 मिनट से स्टार्ट करो. दैट एवरी नाइट बिफोर आई गो टू स्लीप 20 minutes I'll study, okay, a new technology, or maybe I'll buy a course from Udemy or Coursera or whatever I'll do to keep myself updated. The problem is people are not even able to start small. What I'm trying to tell you is start small, 15-20 मिनट, आधा घंटा, जो आपको लगता है, बट आपको कंसिस्टेंसी उसमें मेंटेन करनी है. दैट्स व्हाई आई सेड डिसिप्लिन. आपने एक दिन पढ़ा, 2 दिन नहीं पढ़ा, तीसरे दिन पढ़ा, फिर 4 दिन नहीं पढ़ा, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क. यू विल हैव टू गेट डिसिप्लिन. यू विल हैव टू स्टडी फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम ऑन अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट ऑफ योर चॉइस, विच विल हेल्प यू इन योर करियर. ऐसे कोई रैंडम टॉपिक पढ़ना है, ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूँ. आप हर किसी का एक स्किल सेट है, हर किसी का एक बैकग्राउंड है, हर किसी का इंटरेस्ट एरिया, एक्सपर्टीज अलग है. सो वी नीड टू बी वेरी फोकस्ड ऑन व्हाट विल वर्क फॉर अस, रादर देन थिंकिंग कि अच्छा चैट जीपीटी आ गया या जनरेटिव एआई आ गया तो भी मैं भी उसमें भागूं. अवेयरनेस ठीक है, यू शुड हैव अवेयरनेस, बट एटलीस्ट यू शुड नो मेरा स्ट्रेंथ क्या है, मेरा एक्सपीरियंस क्या है, दिस इज माई प्ले ग्राउंड. And then you devote time for your studies in the morning, in the noon, in the night. मैंने just night का example दे दिया, but एक आधा घंटा अगर आप निकाल सकते हो 24 में से for your self learning every day, nothing like it. And if you can just devote 1.5 hour to 2 hours for yourself on your physical well-being, mental well-being, I think that's it. 35, 40, 45, doesn't matter what your age is, you will rock. Consistency is like very important. And you also talked about generative AI. So like at the age of 45 also you were learning generative AI. और ये कुछ मतलब एक छोटी मोटी चेंज नहीं था, ये बहुत ही बड़ा चेंज था. Like people were betting on it. Copilot was launched, और इवन नॉर्मल चैट जीपीटी में अगर आपको कोड चाहिए तो बहुत जल्दी लोग सीख रहे थे. तो उसमें टाइम स्पेंड करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था. और पहले तो लोग सोच रहे थे कि बहुत ही बड़ा चेंज आने वाला है. अभी GPT-4 के बाद GPT-5 नहीं आया, तो पीपल आर वेटिंग फॉर इट. सो व्हाट डू यू थिंक, लाइक विल इट चेंज समथिंग? Because Sam Altman, all of these people think everybody will code now. So if that becomes true, that means कि IT industry like it is at risk, or
just like another technology that just came and will go? Yeah, I think it's there to stay. Honestly speaking, it's there to stay. होता क्या है, जब भी कोई नई चीज आती है ना तो बहुत उसका हवा तो बनता है. देयर इज अ लॉट ऑफ बज अराउंड इट. पीपल से ओ ओवरनाइट कुछ तो चेंज हो जाएगा. वो हर चीज के साथ होता है. थोड़े दिन पहले वो आई थिंक इट वाज फॉर क्रिप्टो एंड बिटकॉइन एंड ब्लॉकचेन के ऊपर भी बहुत हंगामा हुआ था. एंड द सेम विद जनरेटिव एआई. तो इट इज हियर टू स्टे. एज आई सेड 15-20 साल पहले जब मैं कॉलेज में था उस टाइम के ऊपर भी हमको एआई का सब्जेक्ट होता था. राइट, वी यूज्ड टू स्टडी एआई इन आवर कॉलेज. उस टाइम पे वो थ्योरी था फॉर अस. इसका मतलब ये नहीं कि एआई पे काम नहीं हो रहा था. एआई पे तो काम सालों से चल रहा है. बट नाउ इट इज अवेलेबल टू अस. राइट, वो जो यूनिवर्सिटीज में या जो भी रिसर्च हो रही थी, नाउ दैट हैज कम टू योर डेस्कटॉप और लैपटॉप इन द फॉर्म ऑफ अ ऐप. एंड द पावर इज दैट यू आर एबल टू इंटरैक्ट विथ इट. आपने एक नॉर्मल लेमैन के हाथ में वो पावर दे दिया कि आप उसको यूज कर सको, उसके साथ इंटरैक्ट कर सको. इट्स अ ह्यूज चेंज. और जब भी कोई नई चीज आती है तो बहुत हंगामा होता है. हंगामा हो गया, बाद में भी वो सेटल भी होने लग गया. बट आई थिंक फॉर आई टी पीपल, बिकॉज वी आर आई टी पीपल, वी कम फ्रॉम अ कंप्यूटर साइंस और आई टी बैकग्राउंड. What is important is that of course we need to use the platform as a user to understand how it works. So that is user level. Okay. Next, I suggest is because you are from IT, you try to understand the tech behind it. कि भाई कैसे काम कर रहा है. Okay, large language model है या जो भी है, how is it working? So I think for IT people, it is absolutely important to understand the tech, understand the how part of it, how is this working. Okay. ये कैसे जनरेट कर रहा है इमेजेस, कैसे जनरेट कर रहा है टेक्स्ट, एंड देन अंडरस्टैंड वेयर इज इट बीइंग अप्लाइड इन द इंडस्ट्री. देयर आर सो मेनी यूज केसेस जहां पर ये ऑलरेडी यूज होना शुरू हो चुका है. आपकी नजरों के सामने नहीं आया होगा, बट आप ओपन एआई के वेबसाइट पे जाओ, नीचे स्क्रॉल करोगे तो पता चल जाएगा कितने उन्होंने खुद ही डाले हुए हैं कि हमारा कहाँ कहाँ यूज होता है, कौन कौन से कंपनीज यूज करते हैं. तो अभी हमको डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है, बहुत सारे लोगों को नहीं दिख रहा है, बट इट इज अ टेक्नोलॉजी विच इज गोइंग टू स्टे. इट इज ऑलरेडी बीइंग यूज्ड. ओके, सो फॉर टेक पीपल इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एज अ यूजर हाउ पीपल आर यूजिंग इट. एज अ टेक पर्सन, हाउ इज इट दिस फंक्शनिंग, ये कैसे काम करता है, इसके पीछे का टेक क्या है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स या व्हाटएवर इज द टेक, हाउ डज इट वर्क. And in general, I have told this in a lot of videos as well, that people need to understand at least the fundamental level पर AI क्या है, what is artificial intelligence, machine learning, ये सब आपको पता होना चाहिए. जैसे कि हम लोग जब कॉलेज में थे तो हमको C++ हुआ करता था, जो बोलते ये तो हर किसी को आना ही चाहिए. राइट, इन द फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वी यूज्ड टू लर्न ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, सी लैंग्वेज, ऑल ऑफ दैट. आज की तारीख में माई सन इज इन 10th स्टैंडर्ड, उसको है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम. तो अभी आप सोचो जो कॉलेज की चीज थी वो 10वीं में आ गई. राइट, तो अभी हर किसी को कॉलेज में एआई तो होगा ही होगा, मतलब अभी वो थोड़ा और प्रैक्टिकल लेवल पे होगा. सो आई थिंक इट्स लाइक इट हैज बिकम अ थिंग ऑफ लिटरेसी, दैट आपको उतना तो पता ही होना चाहिए कि आप एआई होता क्या, काम कैसे करता है. भले ही आपको उसमें एक्सपर्ट नहीं बनना है, विच इज फाइन. यू डोंट वांट टू बिकम एन एक्सपर्ट, दैट्स टोटली ओके, आई अंडरस्टैंड दैट. बट लर्न दैट एट अ फंडामेंटल लेवल, ताकि कोई कन्वर्सेशन हो रही है, कोई मीटिंग हो रही है जहां पर उसका ऊपर डिबेट हो रहा है, कोई बिजनेस इंपैक्ट डिस्कस हो रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, व्हाइल यू मे नॉट बी एन एआई एक्सपर्ट, बट यू विल नॉट फील कि अच्छा मैं कोई एलियन हूं या मुझे ना समझ ही नहीं आ रहा है यहाँ हो क्या रहा है डिस्कशन. तो इसलिए वो बेसिक फाउंडेशन लेवल सबको सीखना चाहिए. टेक्नोलॉजी इज देयर टू स्टे, एंड इफ यू आर रियली fond of it, then you should definitely look at becoming an expert in one of those areas, right? It's a huge thing, so try and pick what works for you and then build in that particular direction. ओके, गॉट इट. और जैसे आप बता भी रहे हैं कि ओपन एआई ने तो जो अपना टेक है वो सबके सामने लेके आए, लेकिन बैक एंड में तो बहुत सारी चीज़ें बन रही है. स्पेशली वन ऑफ द कॉम्पिटिटर्स इज डीप माइंड. तो जो डीप माइंड है गूगल का, वो लाइक वन ऑफ द बेस्ट टीम्स. कई लोग बेट करते हैं कि इट इज़ बेटर दैन ओपन एआई. उनका जो प्रोडक्ट है वो सामने नहीं आया अभी लोगों के पास, और इनके बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स भी थे. जैसे कि अल्फा गो था, तो गो एक चाइनीज़ गेम है, तो उन्होंने इस पर बहुत ही ब्यूटीफुल डॉक्यूमेंट्री भी बनी है. आई विल सजेस्ट यूजर्स कि आप उनको जाके देखिए. तो उसको बीट कर दिया, क्योंकि इसमें जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उस गेम में, इट इज़ डिफरेंट देन चेस. तो जो उसमें पॉसिबिलिटीज़ है दैट इज़ मोर देन द नंबर ऑफ एटम्स इन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स. तो उससे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ थी, और वो ऐसा लगता था कि
मतलब इसको बीट नहीं कर सकते क्योंकि लॉजिक कैन नॉट बी क्रिएटेड, सो मगर उस गेम ने उसको हरा दिया और अब उसको कोई नहीं हरा सकता. Wow. सेकेंड इज प्रोटीन स्ट्रक्चर्स. तो प्रोटीन स्ट्रक्चर इज लाइक वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक. एक नॉर्मल पीएचडी है, लाइक हाउ डिफिकल्ट इट इज, आई विल गिव यू एन एग्जांपल कि एक प्रोटीन स्ट्रक्चर पता करने के लिए एक पीएचडी स्टूडेंट को इट टेक्स 5 years फॉर वन प्रोटीन स्ट्रक्चर्स. एंड व्हाट दे डिड इज Okay. इन वन क्रिसमस डे जितने भी ह्यूमन के प्रोटीन स्ट्रक्चर हैं क्लोज टू आई थिंक 2.5 लाख और समथिंग, वो एक दिन में उन्होंने बना दिए. और जितनी Wow. पूरी ह्यूमैनिटी ने अभी तक प्रोटीन स्ट्रक्चर नहीं बनाए थे उसका पूरा डेटाबेस उन्होंने ओपन सोर्स किया हुआ है. एनीबडी कैन गो देयर एंड दे कैन फाइंड इट. तो वो सारे प्रोटीन स्ट्रक्चर जो ह्यूमैनिटी नहीं बना पाई थी वो सारा उन्होंने दे डिड इट लाइक विद इन 5 to 6 days. सो दैट इज लाइक द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट. और जो उसके Awesome. सीईओ हैं आई थिंक डेमिस, आई डोंट रिमेंबर द नेम, बट उनका सिर्फ एक ही गोल है कि एजीआई बनाना है. तो कई लोगों के लिए लाइक ये एक साइंस फिक्शन है, कई लोगों के लिए लाइक जो बहुत ही एक्सट्रीम टेक पे काम कर रहे हैं दे बिलीव कि दे विल डू इट. सो व्हाट डू यू थिंक कि वैसे भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते तो अपना हम ऑप्टिमाइज करते रहें, या फिर शुड बी वरी अबाउट इट, या फिर कुछ एक्शन ले सकते हैं ये चीज़ करने के लिए? तो लाइक व्हाट डू यू थिंक? No, I think, see, research और development जो चल रहा है इतने सालों से, and you've given some very deep examples of that. So वो तो होते रहेगा, right? Technology तो आगे ही जाने वाला है. So whether it is medicine or whether it is any other field, now this thing is here to stay. And for the good of humanity, there are a lot of use cases inside that which can be really useful for humans in the long run. तो मुझे लगता है इट्स अ वेरी वेलकम थिंग. ऑफकोर्स अब हर चीज़ के प्लस और माइनस दोनों होते हैं. फ्रॉम अ टेक्निकल एंगल और फ्रॉम अ एंगल ऑफ प्रोफेशन, राइट, अगर हम एक प्रोफेशनल तरीके से सोचें कि क्या ये मेरा जॉब ले जाएगा, वो एक जो वरी होता है लोगों के दिमाग में कि यार क्या मेरा जॉब चला जाएगा. आई थिंक इफ यू लुक एट the entire human history from the time of Stone Age, right? So many things have come and gone, right? बीच में एक steam engine आया, steam engine was such a big thing, फिर वो चला गया, printing press आया, अभी printing press को भी almost digital ने take over कर लिया. So there's so many evolutions which have happened since the Stone Age, and in today's age what we need to understand is जो basic level का काम है, which is very मैनुअल रिपीटेटिव काइंड ऑफ वर्क, अगर आप उस तरह के प्रोफेशन में हो तो यस आपके ऊपर इम्पैक्ट है. जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं चैट जीपीटी कोड लिख देता है, राइट? तो अगर चैट जीपीटी कोड लिख के दे देता है इसका मतलब हर कोई कोड कर पाएगा. यू जस्ट हैव टू प्रॉम्प्ट इट एंड इट विल गिव यू द कोड, एंड इट विल गिव यू अ वेरी गुड ऑप्टिमाइज्ड कोड बाय द वे, राइट, इफ यू आर एबल टू प्रॉम्प्ट इट इन द राइट फैशन. सो इसका मतलब क्या है कि बेसिक कोड लिखना इज नॉट गोइंग टू बी अ ह्यूज स्किल. The skill has transformed into prompting. Now, does that mean कि प्रोग्रामिंग या प्रोग्रामर लोगों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आगे? ऐसा नहीं है. प्रोग्रामिंग और प्रोग्रामर लोगों की जरूरत पड़ेगी. तो ओनली थिंग इज नाउ दे विल बी नीडेड फॉर मोर कॉम्प्लेक्स जॉब्स, फॉर मोर कॉम्प्लेक्स टास्क जो कि आसानी से चैट जीपीटी या इस तरह के टूल से नहीं हो पाएंगे. So I think whatever use cases you have shown, you've just shared with us, they are quite deep and widespread across different domains, right? So what we need is people who are experts in the subject. तो मुझे लगता है जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है किसी भी फील्ड में, जैसे कि मेडिसिन में हो गया, फाइनेंस में हो गया, सेल्स में हो गया, आप अगर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो आपकी डिमांड हमेशा बनी रहेगी. और अगर आप एक स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर हो, मतलब आप एक एक्सपर्ट लेवल के टेक्निकल बंदे हो, तो आपकी डिमांड तभी भी रहेगी. We have to choose wisely that okay, in what direction should I build my career or my profession, in which direction should my profession go, because ये सब ना हल्ला मचता रहेगा. टेक्नोलॉजी तो हमेशा आती रहेगी, ऑटोमेशन हमेशा होता रहेगा, लो लेवल के ऊपर काम होने वाला मैनुअल जॉब्स विल गो अवे. बट आई थिंक इफ यू आर somebody who is an expert in a subject or a domain, if you are expert in technology, you are here to stay. And if you are both, अगर आपको टेक्नोलॉजी पे आता है, डोमेन पे आता है, देन यू आर अ लीथल कॉम्बिनेशन. तब तो आपको मतलब लोग पकड़ के रहेंगे. नोबडी वांट्स टू लेट गो सच पीपल, राइट? सो दैट्स हाउ आई फिगर दिस विल स्पैन. हेमंत, ओके, आई थिंक आईटी वाले कुछ ज़्यादा ही डर गए थे, बट इसने हर डोमेन को ही अफेक्ट किया है. तो अगर हम इनका खुद का जो पेपर देखें जो उन्होंने निकाला था ओपन एआई ने, दे सेड कि इनको लगता है कि सबसे पहले जो एडवोकेट जैसी जॉब्स हैं वो ज़्यादा जाएंगी.
तो मतलब इट इज अफेक्टिंग एवरी फील्ड. हम सोचते हैं कि सिर्फ कोडिंग में नहीं है. नाउ दे कैन एक्चुअली रीड द केस. और वो आंसर भी आई थिंक जो उन्होंने जब GPT-4 लॉन्च किया था दे शोड इट कि पूरा डॉक्यूमेंट डाला. अभी वो ये फंक्शनैलिटी आई नहीं है. दे आर जस्ट अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट एंड देन द आंसर इज कमिंग कि ये केस में ऐसा हुआ था. इट इज़ ऑल्सो कैलकुलेटिंग द टैक्स एंड एवरीथिंग. तो ये तो इफेक्ट होने ही वाला है. लेट्स सी. जब इसको कंट्रोल कर नहीं सकते, वन थिंग वी कैन डू इज इग्नोर इट. And plus, there Yeah. was a very beautiful quote that there was कि AI will not replace you, but the person who is using the AI will. So I think that's what we want to say, right? कि वो जो AI है Absolutely. साथ में आप रखिए. और फिर जो नहीं कंट्रोल कर सकते, if that deep tech will become the reality, so better to ignore it if we cannot do it. I think you just nailed it. A person knowing AI can replace you. I mean that's a very big statement. इसीलिए मैं बोल रहा हूँ फंडामेंटल लेवल पर AI सबके लिए ज़रूरी है सीखना. Got it. अब थोड़ा शिफ्ट करते हैं. स्पेशली जो कॉर्पोरेट में वर्ल्ड में पॉलिटिक्स बहुत चलती है. तो कई मेरे फ्रेंड्स हैं वो बोलते हैं प्रमोशन इसीलिए नहीं मिला क्योंकि हम चमचागिरी नहीं करते. सो व्हाट्स योर टेक ऑन इट? लाइक हाउ मच ऑफ इट इज रियलिटी? और ये भी एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है. लॉट ऑफ पीपल हैव commented a lot of things on my videos on this particular subject. And let me put it this way. Politics होता है, yes. Okay, politics is everywhere. जहाँ पर humans है वहाँ पर politics है. It's that simple. Politics तो है. Now, does that mean कि हर किसी को चमचागिरी की वजह से ही प्रमोशन मिलता है? Answer is big no. Okay. कुछ लोगों को मिलता है, right? Because of the kind of ecosystem in which they operate. Some people may get advantage of doing politics or chamchagiri as we call it. Some people may get advantage, but that does not mean कि हर किसी के साथ ऐसा होता है. क्योंकि आप कॉर्पोरेट में देखिए, there is a specific structure in place, there is a specific hierarchy in place. When I say structure and hierarchy, what I mean is ऐसा नहीं होगा कि आपका अप्रेजल जो एक आपका इमीडिएट मैनेजर है वो कर रहा है और उसी के हाथ में सारे पावर्स है. Your immediate manager or boss will have the power to recommend your promotion, but he is not the only person in the system to do that. He will recommend, उसके बाद उसके बॉस के पास जाएगा, okay, and then उसके बॉस के पास जाएगा, then it will also go to the HR, it also goes to some people from COE or practice, depending on what kind of a corporate setup we have. तो कम से कम 3-4 लोगों का उसमें say होता है, okay? In promotions, and this is different in different companies, but I'm just giving you a very generic definition of how this works. तो ऐसा नहीं है कि आपके बॉस के साथ बहुत अच्छी बनती है तो उसका मतलब ये गारंटीड है कि आपको प्रमोशन मिलेगा. इसका मतलब ये है कि हाँ आपका केस ज्यादा पुश हो सकता है एज कंपेयर टू अदर पीपल. दैट इज एडवांटेज. But then there are other people sitting in the system. There is only not just one decision maker. There are other people who have a say. And if it is not a genuine case, if it is not having enough weight, they will say no to it because they are also supposed to do their job. और हर बार ऐसा ही होता है कि कॉर्पोरेट में अगर आप देखोगे तो देर आर वेराइटी ऑफ रोल्स जिसके अंदर की प्रमोशन के लिए सीट्स बहुत कम होती है, राइट. सो देर आर लेट्स से 10 people फाइटिंग फॉर 1 seat, राइट. तो इसमें बहुत सारे लोग जो कंफ्यूज करते हैं, लेट मी पुट इट दिस वे, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि रैपो रिलेशनशिप बनाना क्या चीज होती है. आपकी विजिबिलिटी, आपकी रैपो, आप किस तरह से रिलेशनशिप बनाते हो सही लोगों के साथ, दैट इज अ स्किल, दैट इज नॉट पॉलिटिक्स. अगर मेरा बहुत अच्छा रिलेशनशिप है विथ माई बॉसेस और विद अदर इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द कंपनी, दैट इज माई स्किल. अगर मेरा विजिबिलिटी बहुत अच्छा है मेरे काम का, दैट इज माई स्किल. अगर किसी का विजिबिलिटी उतना अच्छा नहीं है तो वो उसका वीक पॉइंट है. इरेस्पेक्टिव ऑफ वेदर वी आर बोथ इन द सेम कैपेसिटी, हमारा स्किल लेवल सेम है, परफॉर्मेंस भी सेम है, बट पीपल थिंक कि अगर मेरा रिलेशनशिप अच्छा है, मेरा रैपो अच्छा है, मेरा विजिबिलिटी अच्छा है तो मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूं. वैसा नहीं होता है. पॉलिटिक्स वो नहीं है. पॉलिटिक्स ये है कि आप किसी का विजिबिलिटी खा जाओ, ठीक है. मतलब काम किसी ने किया, नाम मेरा हो गया, दैट्स पॉलिटिक्स. ओके, वो बहुत ही क्रूड लेवल पे बताऊं तो ईमेल्स होते हैं. इफ यू फॉरवर्ड ईमेल्स टू पीपल इन अ वेरी बैड टेस्ट, इफ यू रिमूव पीपल फ्रॉम द लूप व्हाइल अ कन्वर्सेशन इज गोइंग, इस तरह की छोटी छोटी हरकतें होती है. आप किसी को मीटिंग में बुलाते ही नहीं हो जहां डिसीजन होते हैं, थिंग्स लाइक दैट. सो पॉलिटिक्स एक अलग चीज है, बट आपका विजिबिलिटी बिल्ड करना, आपका काम सही तरीके से लोगों को पता होना इज अ स्किल. And lot of people don't have it. They don't
हैव इट नेचुरली। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है, उनको लगता है मैंने अच्छा काम किया तो ठीक है ना, मैं क्यों बताऊं, मैं क्यों ढिंडोरा पीटूं, उनको नहीं अच्छा लगता बताना। बट कुछ लोग होते हैं जिनको अच्छा लगता है, तो ऑफकोर्स जो दिखता है वही बिकता है, वो तो पक्की बात है। तो इसलिए वो बिक जाता है, उसका आगे बढ़ जाता है। आप सोचते रहते हो कि इसका रिलेशनशिप अच्छा है, इसकी वजह से इसको मिला है, बट यू नो हाउ दिस वर्क। सो आई होप the listeners understand this, that these are two separate things. Not having good intentions, doing things in bad taste, office politics, trying to be over smart, ये एक अलग चीज है। अपनी विजिबिलिटी बिल्ड करके अपने हक की चीज लेना एक अलग चीज है, राइट? तो वी शुड लुक एट इट फ्रॉम टू डिफरेंट लेंसेज। तो ये जो क्राइटेरिया होता है प्रमोशन का, दैट इज नॉट क्लियरली डिफाइंड कि एग्जैक्टली उसके बारे में पता हो एम्प्लॉय को, या फिर वो लाइक बॉस के टर्म्स में वो डिफाइंड है और अंदर डिफाइंड नहीं है कि वो छोटे एम्प्लॉय का क्या रहेगा? नहीं, बिल्कुल डिफाइंड है। एम्प्लॉय को नहीं पता कि वो क्राइटेरिया क्या है? नहीं, सबको पता होता है। अगर आपको पता नहीं है तो यू शुड आस्क दैट ओके टुडे माय लेवल इज एक्स, हाउ शुड आई गेट प्रमोटेड टू नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए मुझे क्या करना है, व्हाट इज दैट आई नीड टू डू, व्हेन विल आई बिकम एलिजिबल। हर कंपनी में आई थिंक, ठीक है बहुत छोटी कंपनी तो शायद नहीं होगा, but I'm talking about MNCs and big companies where they have a very good process in place, where they have specific eligibility criteria, they have specifics around how will you get promoted, what kind of trainings you need to do, what kind of performance you should have, what kind of certifications you should have. उसमें कुछ जगह पर इंटरव्यूज भी होते हैं कि एक स्पेसिफिक सीनियर लेवल पे जाने के लिए you will have to appear in front of a panel, present your own case, or your boss will present your case, etc. तो हर जगह पे अलग अलग प्रोसेस होते हैं। इट्स pretty well defined. अंगूर खट्टे वाली चीज बहुत जगह होती है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि मेरा नहीं हुआ तो यू नो आई विल जस्ट क्राई फाउल, बट वैसा नहीं है। आई थिंक इफ यू डोंट नो द प्रोसेस, इफ यू डोंट नो द क्राइटेरिया, यू शुड आस्क। मिस्टेक जो लोग करते हैं वो ये, मान लीजिए आपका साल शुरू हो रहा है 1 अप्रैल को, फाइनेंशियल ईयर, और अप्रेजल साइकिल लेट्स से 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का है। लोग जो गलती करते हैं वो ये कि जब साल शुरू हो रहा है, जिस टाइम पे आपके गोल्स, केआरएस, टारगेट सेट हो रहे हैं, उसी टाइम के ऊपर जाकर के आपको ये कन्वर्सेशन करनी है दैट हाउ शुड आई गेट प्रमोटेड, मेरे को नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए क्या करना है मुझे बताओ, व्हाट डू आई नीड टू डू ऑन द ग्राउंड, हाउ विल आई गेट प्रमोटेड। लोग वो पूछते ही नहीं है, दे जस्ट डू देयर जॉब, एंड 6 months, 7 months, 8 months डाउन द लाइन, जब आपका बहुत सारा टाइम निकल गया साल का, देन यू गो एंड स्टार्ट टू आस्क द बॉस, ओके, तो यू हैव ऑलरेडी लॉस्ट द टाइम। सो आपको परफॉर्म करने के लिए पूरा साल चाहिए, तो ये कन्वर्सेशन शुरू में कीजिए। समटाइम्स योर बॉस शुड मे कम एंड टेल यू कि यू आर नॉट देयर येट, ये 4 पॉइंट तुम्हारे में नहीं है, ये 4 के ऊपर पहले काम करो, उसके बाद में सोचूंगा, यू नो, दोस काइंड ऑफ थिंग्स कैन ऑल्सो हैपन। बट आई थिंक डिफाइंड क्राइटेरिया हर जगह पे होता है मोर और लेस, इट इज जस्ट दैट पर्सन नीड्स टू नो दैट, एंड द इनिशिएटिव नीड्स टू कम फ्रॉम आवर साइड, because there are other people in the team or in the company who are eyeing for the same promotion, right? So there is a battle out there, so you need to figure out your own path. I got it. Like because like many of the people are oblivious to the finish line. उनको पता नहीं है कि उनकी जो quantification है स्किल सेट की और बाकी सारी चीज़ों की कैसे की जा रही है। तो once we know that, at least we can know कि अच्छा इसको 60% वेटेज है, इसको 10% है, इसको 10% है, तो यहाँ पे मैं ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करूँ। अगर 60% वेटेज है तो 60% टाइम यहाँ पे स्पेंड करूँ। हम बहुत मतलब किसी और ही तरीके से उसको करते हैं। तो दैट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट यू सेड। ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट लाइक ले ऑफ्स। मैंने लाइक मुझे पता चला आपका भी ले ऑफ हुआ था, वो क्या स्टोरी थी? So we got a job through off-campus. Okay, so this is like back in 2001. We got a job through off-campus interview in a company in Noida. Okay. So I was in Noida, and I think मेरे साथ 4-5 लोग और थे हमारी college के, and we got selected over there. Okay. We went there. We started to work a few months into the training. I think it was the 6th semester of MCA. So I was in the final semester of MCA. वहाँ पर उसी दौरान जॉब लग गई थी। तो that was year 2001, and in 2001, I don't know how many listeners know this, but there's something very famously known as a .com bubble burst. तो उस टाइम के ऊपर .com was a very fancy thing. हर कोई वेबसाइट्स बना रहा था, web was a big thing out then. Okay, Which year but was it? .com bubble burst 1996 or something like that? No, I think 2000 से 2002 के आसपास. Okay, got it. If I'm not wrong. So वो टाइम के ऊपर क्या हुआ, बहुत सारी .com कंपनीज बंद होना शुरू हो गई, बिकॉज द बिजनेस डिड नॉट टेक ऑफ द वे इट वाज सपोज्ड टू और एक्सपेक्टेड टू।
So wherever I was working in that company also, they came and told us that, okay, we promised you that after your training, we will confirm your employment, but because of the business scenario, we are not able to do it. So they told us 4-5 महीने के बाद कि 6 महीने और जब हो जाएंगे तो you have to quit and then you have to look for another job. Okay. तो ये हमारे साथ हुआ तो हमारे को तो बहुत बड़ा शॉक लगा, बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट टाइम वी वर वर्किंग इन आवर लाइफ. बट जो सीन मैंने वहाँ देखे, वो मेरा तो छोड़ दो, जो बाकी सीनियर लोग थे जिनके साथ हुआ, दे वर हैविंग फैमिलीज, दे वर इनटू आईटी फॉर मेनी इयर्स, उनके साथ भी हुआ एंड दे वर लाइक लिटरली क्राइंग ओवर देयर कि यार अब क्या होगा, हाउ डू वी हैंडल दिस, राइट. तो जब हमारे साथ हुआ तो मैं अपने बॉस के पास गया एंड माय बॉस टोल्ड मी कि तुमको एक चीज समझनी है, दैट यू आर नॉट द ओनली पर्सन हु इज फायर्ड, राइट. देयर आर अदर पीपल हु आर गेटिंग फायर्ड. तो ऐसा नहीं कि तुम्हें अकेले को निकाले जा रहा है, इट्स अ बिजनेस सिनेरियो, सो इट इज नॉट ऑन योर परफॉर्मेंस. बट मैंने बोला यार मैं घर पे क्या बताऊं, मतलब व्हाट शुड आई टेल माय पेरेंट्स, उनको नहीं समझ में आ रहा है बिजनेस, उनको इतने पता है नौकरी है और नौकरी नहीं है. तो उन्होंने मुझे कहा, मेरे बॉस ने, कि आप ये सोचो कि आज की तारीख में कोई ना कोई तो ऐसा बंदा है जिसको बाहर नौकरी मिल रही है. आज तुम्हारी नौकरी गई, पर आज किसी को लगी भी तो है बाहर. सो अगर किसी को लग सकती किसी और कंपनी में, तो तुमको क्यों नहीं लग सकती. सो गो विद दैट काइंड ऑफ माइंडसेट. फिगर आउट कि क्या तुमको सीखना है या क्या तुमको करना है, जिससे कि वो एक नौकरी जो मार्केट में वो तुमको मिले, रादर देन थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम कि यार मेरी नौकरी गई. बट इट वॉज अ गुड मोटिवेशन. पर मैं एक चीज और बताता हूं, हमारे 5 लोगों में से आई थिंक दे laid off 4 people. I don't know the exact number, but I think एक बंदे को उन्होंने रिटेन किया. Okay. और उस बंदे को इसलिए रिटेन किया because he was the best out of us. So it was a very clear signal to us कि boss, if you have to survive, you have to be the best. क्योंकि बिजनेस जा रहा है, ले ऑफ हो रहे हैं, कंपनी सीनियर लोगों को भी निकाल रही है, ट्रेनीज को भी निकाल रही है, पर 5 में से अगर एक को आपने रख लिया है तो क्या ग्राउंड है. उसका ग्राउंड ये है कि ये बंदा ये बाकी के 4 से बहुत अच्छा है. एंड वी डोंट क्वालिफाई, वी डिडंट क्वालिफाई फॉर दैट पर्टिकुलर पोजीशन. सो उसको रख लिया, हमको निकाल दिया. तो उसी दिन समझ में आ गया कि ये डगर कुछ खास आसान नहीं होने वाली है. एंड दैट्स हाउ आई रियलाइज्ड ऑनेस्टली द लेसन वाज दैट आई नीड टू फोकस ऑन माय स्ट्रेंथ्स. I can probably do too many things. I can do testing, I can do coding, I can do variety of things. But मेरे को ये समझ में आ गया, अगर मैं अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर कैपिटलाइज करूंगा, I will survive very long. Okay, and ये मैंने बाद में भी यूज किया when I was some 5 to 7 years of experience. बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि हम टेक में जाएं या हम मैनेजमेंट रोल में जाएं, एज इफ दे आर गेटिंग बोथ. किसी को भी दोनों नहीं मिल रहे होते हैं, बट लोगों के दिमाग में होता है कि यार मैं टेक करूँ या मैनेजमेंट करूँ, भाई इतना आसान नहीं है. तो मेरे लिए इट वाज अ नो ब्रेनर, बिकॉज आई न्यू कि आई एम नॉट दैट ग्रेट ऑन टेक. अगर मैं टेक में घुसा, कोडिंग में घुसा, तो आई विल कम्पीट विद द टॉप कोडर्स एंड आई एम प्रॉब्ली एवरेज और मे बी अबाव एवरेज काइंड ऑफ कोडर. तो अगर मैं उसमें घुसा तो मैं वहां पे बहुत पिछड़ने वाला हूँ. सो इट इज बेटर दैट आई गेट इनटू समथिंग व्हिच आई एम गुड एट एंड व्हिच वाज by experience. I realized that probably I'm a little better in people management, in administration, team leading and all of that. So that's how I slowly moved into management line and kind of stayed away from core technical job. तो जो शुरू में मेरे को झटका लगा था, उसके बाद में मेरे को फायदा हो गया. तो उसके बाद आपने किया क्या वैसे? तो विच कंपनी वाज इट, द फर्स्ट कंपनी जहाँ से ले ऑफ हुआ था? ये तो एक कंपनी थी IIS करके, मेरे इसमें भी है लिंक्डइन में, इंटेलिजेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स करके. अभी पता नहीं है या नहीं, बट इट वाज लाइक बैक इन 2001. ओके, सो आई हैव 2 क्वेश्चंस. पहला तो ये कि आई हैव अ ब्रदर इन लॉ, सो ही वाज आल्सो सेइंग द सेम थिंग कि टेस्टिंग की जो कंपनीज आ रही है उसके पास, क्योंकि वो कंप्यूटर साइंस में कर रहा है, ही इज़ इन 4th ईयर, तो टेस्टिंग की जो कंपनीज आ रही है उसमें नहीं वो जा रहा. तो लाइक व्हाट इज़ दिस थिंग कि आपके अकॉर्डिंग उसमें करियर नहीं है, उसको लगता है कि आगे नहीं होगी, वो ग्रोथ नहीं मिलेगी, इट इज़ गुड कि AI और जैसे कि आपने कहा उसी फील्ड में जाएं? हाँ देखिए, टेस्टिंग रोल में क्या है, एक तो अभी टेस्टिंग रोल स्पेशली जनरेटिव AI और इसके साथ आने के बाद, एक तो टेस्ट ऑटोमेशन वैसे ही काफ़ी हैवी चल रहा था, अभी जनरेटिव AI आने के बाद तो उसमें और ज़्यादा वो आ गया है. तो मतलब टेस्टिंग रोल्स, नंबर ऑफ रोल्स हैव बिकम लेस एंड इट विल कंटिन्यू टू रिड्यूस. मतलब अगर आपको 10 टेस्टर की जरूरत पड़ती थी तो अभी वो कम होते जा रहे हैं. नंबर ऑफ टेस्टर्स यू नीड,
टेस्टिंग की तो जरूरत पड़ने वाली है। जब भी कोई नया ऐप बनेगा, जब भी कोई नया सॉफ्टवेयर बनेगा, यू विल नीड टेस्टर्स। वो तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। बट मैनुअल टेस्टिंग जो पहले होती थी, वेर यू नीडेड ह्यूमंस टू रन अ लॉट ऑफ टेस्ट केसेस, ओके, वो रिड्यूस हो गया क्योंकि पहले तो हमने टेस्ट ऑटोमेशन कर दिया। एंड देन नाउ बिकॉज ऑफ जनरेटिव एआई, ऑल दैट एस्पेक्ट ऑफ डेटा जनरेशन, टेस्ट केस सिनारियोज से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, वो बहुत ज्यादा ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट उसमें कम हो गया है। ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट इन द एंटायर टेस्टिंग प्रोसेस इज गेटिंग रिड्यूस्ड बाय द डे। Okay. So because of which, if you are getting into a core testing role, you have to either get into a role where there will be a element of AI ML, in the sense that you become part of a team which is going to build solutions based on AI ML, which will be used for testing. Okay. You know what I'm saying? So आप AI ML के वो solutions build करो जो कि टेस्टिंग में आगे काम आएंगे, टेस्ट ऑटोमेशन में, या in order to improve it better, rather than getting into manual testing. I think manual testing में जाने से कोई बहुत खास फायदा नहीं होने वाला है. It's a road which is going to end. The only light at the end of the tunnel I see is, if you are getting into manual testing, और if you are into manual testing, नहीं तो लोग बहुत एकदम पैनिक हो जाते हैं. लोग ये वीडियो देख के पैनिक ना, इसलिए बोल रहा हूँ. अगर आप मैनुअल टेस्टिंग में हो, द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू फॉर योरसेल्फ इज लर्न द बिजनेस बिहाइंड द टेस्टिंग. अगर आप फाइनेंस के प्रोडक्ट टेस्ट कर रहे हो, अगर आप मार्केटिंग के प्रोडक्ट टेस्ट कर रहे हो, इंश्योरेंस के प्रोडक्ट टेस्ट कर रहे हो, कुछ तो डोमेन है, कुछ तो बिजनेस है. अगर आप मैनुअल टेस्टर हो तो आपको पता है व्हाट इज द एक्सपेक्टेड आउटकम. ये टेस्ट केस का मतलब क्या है, इसके पीछे कौन सा बिजनेस प्रोसेस काम कर रहा है. सो इफ यू अंडरस्टैंड दैट बिजनेस प्रोसेस एज अ टेस्टर, then you can slowly convert from testing into business analysis. Okay. While it is not as easy as I'm saying it, but आपका वहां से कोर स्ट्रेंथ क्या है, टेस्टिंग किया तो क्या किया, आपने सीखा ना बिजनेस, आपको नॉलेज हुआ बिजनेस प्रोसेस का, तो वो बिजनेस प्रोसेस नॉलेज यूज करके यू कैन ट्राई इनटू बिजनेस एनालिसिस रोल्स. दैट्स द सिल्वर लाइनिंग फॉर मैनुअल टेस्टर्स टुडे. स्टार्टअप्स में जहाँ तक मैं देखता हूँ, इवन हम भी जो है वो मैनुअल टेस्टर यूज कर रहे हैं. अब माइट भी शायद मिला नहीं है स्टार्टअप वालों को या कुछ वैसा, क्योंकि आई थिंक कॉर्पोरेट्स में तो सारा ज़्यादा ऑटोमेटेड ही है, राइट? और यू आर कोडिंग फॉर द टेस्टिंग. हाँ, देखिए कैसे है कि अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. आपके पास सॉफ्टवेयर बना हुआ है, अभी ये सॉफ्टवेयर में आप नया फीचर ऐड कर रहे हो, ठीक है? आप एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है, उसमें आप नया फीचर ऐड कर रहे हो, तो कोड चेंज हुआ नया फीचर ऐड करने के लिए, तो उसमें जो नया फीचर ऐड हुआ उसके लिए एक टेस्टिंग होगी, और जो एग्जिस्टिंग फीचर ऑलरेडी है वो सही से काम करने के लिए उसके लिए टेस्टिंग होगी, जिसको शायद रिग्रेशन टेस्टिंग बोलते हैं. तो वो जो टेस्ट केसेस हैं जो आपको हर बार चलाने हैं टू टेस्ट कि भैया कुछ टूटा तो नहीं जो पहले सही चल रहा था, टू टेस्ट द एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी, द सेट ऑफ टेस्ट केसेस वी नीड टू बी रिपीटेड एवरी सिंगल टाइम. एवरी टाइम यू ऐड अ न्यू फीचर यू नीड टू डू द रिग्रेशन, राइट? सो वो तो लोगों ने ऑटोमेट कर दिया, क्योंकि वो पता है हर बार सेम चीज करनी है, हर बार सेम डेटा सेट डाल के सेम फंक्शनैलिटी टेस्ट करनी है. तो दे हैव यूज्ड ऑटोमेशन टू डू दैट. जैसे आरपीए भी है, ऐसे बहुत सारे टूल्स आते हैं जिसके थ्रू यू डोंट नीड अ ह्यूमन टू डू द डेटा एंट्री, यू डोंट नीड अ ह्यूमन टू जनरेट द डेटा सेट्स, ऑल ऑफ दैट इज ऑटोमेटिकली डन. तो जहां पर बहुत ज्यादा हैवी टेस्टिंग का काम होता है, खासकर रिग्रेशन टेस्टिंग एंड ऑल ऑफ दैट, वहां पर बहुत सारा ऑटोमेशन ऑलरेडी है. एंड एज थिंग्स मूव फॉरवर्ड, दिस विल इंक्रीज. The type of automations and the use of technology will increase, and that's why manual testing will reduce as I see it. Okay, got it. I think coming back to your story, after layoff, वहाँ से लेके आपकी जो मिडिल मैनेजमेंट तक की जर्नी है ऑफ 20 years, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि वो लर्निंग्स क्या थी, और एक जो हमारे व्यूअर्स हैं अगर दे वांट टू कम इनटू मैनेजमेंट साइड, लाइक व्हाट दे कैन डू. I think the most important part is, if I break my journey into phases. Okay. After layoff, I struggled. Okay, I struggled heavily for next 2-3 years to find a decent job. I did variety of jobs, but मेरे को ये समझ में आ गया कि मेरे को कुछ तो ऐसी चीज सीखनी है जिसकी वजह से मुझे कोई ढंग की नौकरी मिले. Okay, I mean ढंग की in the sense thing which I will be able to do justice to as a professional. क्योंकि मैंने वो 6 महीने का जो इंटर्नशिप था उसमें बहुत वेराइटी ऑफ थिंग्स किए, जैसे जावा किया, टेस्टिंग भी किया, एएसपी भी किया. तो उससे मेरे को आइडिया लग गया कि आई एम नॉट दैट ग्रेट इन कोडिंग, ओके, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू फ्रंट एंड एंड स्टफ. व्हाइल आई वाज वेरी गुड इन बैक एंड, मेरे को सीक्वल, पीएल सीक्वल वो सब ठीक लगता था.
So what I did is then I did a program on Oracle ERP, which was a training program. So Oracle ERP के ऊपर, जिसको Oracle Apps बोलते थे उस जमाने में, वो मैंने किया, which was a hot cake in those days. बहुत लोग कर रहे थे 11i Oracle 11i के ऊपर. तो I invested a lot of money to learn that, and then I kind of got another internship to use that knowledge of ERP, and then basis that I got a job. Okay. So long story short, I got into something which was comfortable for me, or which was like my interest area. वो जावा से मैं दूर चला गया, Oracle के मैं पास चला गया, and then I started to do analyst level roles. Okay, I started to do support roles. बहुत सारे लोगों को ये भी लगता रहता है कि कोडिंग डेवलपमेंट रोल अच्छा होता है, सपोर्ट रोल खराब होता है. ये बहुत एक दिमाग में लोगों के होता है. मेरे हिसाब से अगर आपको कोडिंग अच्छा लगता है, आपको कोडिंग करनी चाहिए. अगर आपको कोडिंग अच्छा नहीं लगता है, then you have to look for other roles like analyst, business analyst, support analyst, testing. बहुत सारे roles हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा heavy coding की ज़रूरत नहीं है. So I got into those roles which were my strength area, and then over there I performed. Then I realized that okay, in this place wherever I am working, there is a lot of opportunity to grow and to get newer experiences. And from there, I got one opportunity to travel to US. So I went to US. I spent some 8 months on site in the US on East Coast to work on a client-facing project where I was managing directly the stakeholders. वो जो phase था 8 महीने का, that gave me a lot of confidence, and it made me realize that okay, it is not just that I'm a good analyst, I can talk and I can manage clients, I can manage stakeholders, and that gave me a lot of confidence, so that when I came back to India, I raised my hand and I said, okay, I want additional responsibility. Can you give me a small team to manage? Okay. And that's how I started to venture into team leading. और इतनी आसानी से मिलता नहीं है, honestly speaking. Okay. I first got only one team member कि अच्छा इनको आप oversee करो while you are doing your main thing. ये एक बंदा है, इसका काम भी देखो, मतलब help him. That's how I got started. तो ऐसा नहीं होता कि ओवरनाइट आपको 10 लोग का टीम मिल जाता है. And then you need to do your job, manage this one person. Then you need to do your job, manage maybe 2 people, 3 people. ऐसे धीरे धीरे grow होता है. And once I realized that okay, people management, process management, administration, these are my area of strength, and I like to do these things, I started to do those things more. And then I figured out अच्छा इसमें आगे कैसे बढ़ना है. Then I figured out अच्छा project management is the next step, and उसके लिए एक certification होता है. Not that you have to get certified, but there is a very well-known industry certification called PMP, Project Management Professional. Okay. From Project Management Institute. तो मैंने PMI से PMP एग्जाम किया. दिस वाज लाइक सम 10-12 years ago. उस टाइम पे मेरा डेजिग्नेशन प्रोजेक्ट मैनेजर था भी नहीं. आई वाज सम टीम लीड और सीनियर टीम लीड काइंड ऑफ अ रोल. तो उस टाइम पे मैंने वो एग्जाम दिया. इट वाज अ वेरी टफ एग्जाम फॉर मी, एंड लकीली आई got through it in the first attempt. So उसके बाद in the process, not बाद, but in the process I learned a lot about project management as a profession. तो होता ऐसा है ना कि हम लोग बहुत बार ऐसा सोचते रहते हैं यार मैनेजर लोग करते क्या हैं, what do these managers do, इनका काम ही क्या होता है. ये बहुत एक जनरल थॉट लोगों के पास होता है, मैनेजर लोग के पास कुछ काम नहीं है. तब मेरे को समझ में आया कि अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन हैज सो मेनी एस्पेक्ट्स. You have to manage scope, you have to manage change, you have to manage risk, you have to manage issues, you have to manage time, schedule, hell lot of things, right? So it is a skill, so you need to learn that. तो वो जो PMP एग्जाम की मैंने प्रिपरेशन की उसमें मेरे को वो सब सीखने के लिए मिला. And then thankfully because I was doing the role on ground as a team lead or as a senior team lead, it helped me get those experiences live. So that's how I slowly transitioned from a tech role into an analyst role into a team leading and then project management. So How many years took? Few years to do this. Like how many? So I think I went to US for the first time in 2007. Okay. After I came back from 2007, I slowly got into team leading and stuff. And by 2012, I was a project manager. So you can say 5 years. Okay. Plus, like the money in the management roles is also more as compared to the development. Okay, so money का कैसे है अभी आजकल in India we have a lot of companies like product companies and startups जो बहुत ज़्यादा पैसे दे रहे हैं टेक लोगों को भी. Okay, तो मुझे लगता है अगर आप एक टेक्निकल एक्सपर्ट हो
यू नीड टू फिगर आउट कि आप किस तरह की कंपनी में काम कर रहे हो. आर यू वर्किंग फॉर अ प्रोडक्ट कंपनी और अ सर्विस कंपनी और अ स्टार्टअप और अ बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक्स. ओके, ये 4 तरीके के मोटे मोटे मुझे दिखाई देते हैं जहां पर कि सर्विस कंपनीज पे लेस एज कंपेयर टू अदर 3. ओके. Okay, product and investment banks pay good, startups also pay good. तो अगर आपके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज है तो वही सेम टेक्निकल एक्सपर्टीज लेकर के आप अगर सर्विस कंपनी में काम कर रहे हो आपको कम पैसा मिलेगा. वही सेम टेक्निकल एक्सपर्टीज लेकर के अगर आप प्रोडक्ट कंपनी में काम कर रहे हो या स्टार्टअप में या इन्वेस्टमेंट बैंक में काम कर रहे हो आपको एज कंपेयर टू सर्विस कंपनी ज्यादा पैसा मिलेगा. अब ये ऐसा क्यों होता है? इसका बहुत बेसिक रीजन ये है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सर्विस कंपनीज वर्क ऑन एन आवरली बेसिस और ऑन अ प्रोजेक्ट बेसिस, राइट? कि एक प्रोजेक्ट है 6 महीने का, ये करने के लिए इतना पैसा लगेगा, ये डेवलपमेंट करके दे दिया या ये टेस्टिंग करके दे दिया, एंड ऑफ द स्टोरी. बट प्रोडक्ट कंपनी इज डेवलपिंग अ प्रोडक्ट. लाइक जैसे आपका भी एक प्रोडक्ट है, राइट? तो आपने एक बार एक प्रोडक्ट बना लिया, देन दैट प्रोडक्ट यू कैन सेल टू मेनी कस्टमर्स. तो आपका रेवेन्यू बहुत अलग तरीके से जनरेट होता है, इसलिए आपका ability to pay is also higher as compared to a service company, right? So I think आज के जमाने में जब बहुत सारे options है, people need to choose wisely. To answer your question, I don't think managers get more or technical people get less. I think it is more of कि आप का niche क्या है? What is your niche? If you are a रिसोर्स इन अ नीश टेक्नोलॉजी जिसके कि बहुत कम लोग हैं मार्केट में अवेलेबल और डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो आपको बहुत ज़्यादा तनख्वाह मिलेगी. वर्सेस आप एक वनीला स्किल सेट में हो जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा लोग हैं, डिमांड भी है लेकिन सप्लाई भी बहुत ज़्यादा है, तो आपको एवरेज तनख्वाह मिलेगी. मैनेजरल रोल में आई थिंक इफ़ यू आर जस्ट अ मैनेजर एंड नॉट अ टेक्निकल पर्सन एनी मोर, देन यू आर फ्लर्टिंग विद डेंजर. ओके. व्हाई आई एम सेइंग दैट इज एक जनरलिस्ट मैनेजर जो होता है, जो टाइम कॉस्ट क्वालिटी स्कोप चेंज ये सब मैनेज करता है, वो तो कोई भी कर सकता है. मतलब आई कैन डू इट, मेरे से आधी तनख्वाह वाला भी कर सकता है. बट मेरा यूएसपी क्या है? आपका यूएसपी होना चाहिए मैनेजमेंट प्लस टेक्नोलॉजी. सो इफ यू आर अ टेक्निकल मैनेजर, टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर, वेर यू कैन डू बोथ. आई एम नॉट सेइंग कि आपको हैंड्स ऑन होकर के कोडिंग ही शुरू कर देनी है, बट आपको पता होना चाहिए टेक्निकल काम क्या हो रहा है. You should be able to get into those discussions and add value. So if you are a technical manager, technical program manager, then your value is a lot more than just being a general manager, okay, without any technology. तो या तो आप टेक्नोलॉजी प्लस मैनेजर हो या फिर आप डोमेन प्लस मैनेजमेंट आप में स्किल्स हो. डोमेन इन द सेंस यू आर अ फंक्शनल एक्सपर्ट ऑफ अ स्पेसिफिक बिजनेस एरिया प्लस अ मैनेजर. अगेन दो चीजों का कॉम्बिनेशन. तो ऐसे लोगों को मुझे लगता है ज्यादा तनख्वाह मिलती है एज कंपेयर टू जस्ट प्लेन वनीला मैनेजर्स. जैसे कि आपने बोला कि वो अगर वेन डायग्राम के उसमें इमेजिन करें तो जो इंटरसेक्शन है दो फील्ड्स का, वहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इवन आइडियाज़ की अपॉर्चुनिटी है. और जैसे कि आपने कहा कि उनको जो सैलरी है वो भी ज़्यादा मिलेगी. और ये पहले एक्चुअली देयर आर 2 फेमस बुक्स ऑन दिस. वन इज़ द वन थिंग कि आप एक ही चीज़ को बहुत एक्सपर्ट तरीके से कर रहे हो, आपने कुछ और किया ही नहीं है. एंड द सेकेंड इज़ रेंज बाय डेविड एप्स्टीन कि आप थोड़ी बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में कर रहे हो. And like then I read one of the essays by Paul Graham, the founder of Y Combinator. He says the most powerful people are in the they are the managers and not the doers. So that changed my philosophy. Earlier I used to believe कि अच्छा the one thing is the thing कि आप बस एक ही चीज़ है वो उसको करते रहो. But innovation happens like even कि project management के लिए कई लोग बोलते हैं कि it is intersection of like 3 things. One is business, one is tech और plus एक और चीज़ है. So that's why I asked कि उधर जो है वो ज़्यादा चीज़ें हैं क्योंकि eventually the manager output is the output of his team. और बहुत ही कम लोग हैं वो जो टीम को मैनेज कर सकते हैं कि एक बंदा वो पूरा करके देगा, उतने टाइम में करके देगा. तो उसके अकॉर्डिंग विच पर्सनैलिटी लाइक द इंट्रोवर्ट गाय कैन बिकम अ मैनेजर, क्योंकि ऐसा लगता है यार मैनेजमेंट में तो एक और स्किल चाहिए, बातें भी करनी है, वो भी करना है. इफ यू आस्क मी, इवन आई एम एन इंट्रोवर्ट. ओके, आई एम एन इंट्रोवर्ट बिकॉज आई generally don't talk a lot. If you put me into a social gathering where there are my neighbors or some relatives, I will probably be the most silent person in that conversation, okay, or in that social gathering. लेकिन अगर आप मुझे ऐसे इसमें डालोगे जहां पर कि मेरा सब्जेक्ट है, अगर बात मेरे सब्जेक्ट की हो रही है जहां पर कि मेरे को एक्सपर्टीज है, देन आई विल स्पीक. देन जैसे कि अभी ये कन्वर्सेशन हो रहा है, ठीक है,
तो जहां मुझे पता है चीज क्या है, एंड इफ आई नो दिस वेरी वेल आई विल स्पीक, सो आई विल नॉट होल्ड बैक. मुझे लगता है जो मैं एक चीज पहले भी बोल रहा था कि जब लोग 8 से 10 साल के एक्सपीरियंस पे पहुंच जाते हैं, वो लोग ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, अरे मैं टेक्नोलॉजी में करियर बनाऊं आगे या मैं मैनेजमेंट में बनाऊं. तो ये एक ऑप्शन लोग ऐसे सोचते हैं कि तो ऑप्शन है, मैं कोई भी ले लेता हूं. ये बात इतनी सिंपल नहीं है कि आप कोई भी ले लो. सी द पॉइंट इज, जब आपको लोग मैनेज करने होंगे, यू विल बिकम रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर वर्क. अंडरस्टैंड दिस. टू ऑल द व्यूअर्स आई वांट टू से दिस, आपको किसी और के काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होना होगा. मतलब इफ समबडी गूफ्स अप, यू विल बी आस्क्ड क्वेश्चंस, यू विल बी इन द लाइन ऑफ फायर. कस्टमर आपको गाली देगा, आपका बॉस आपको पूछेगा कि भाई तेरी टीम क्या कर रही है, एंड वेयर आर यू, व्हाट आर यू डूइंग. सो becoming hands off and becoming a manager is not an easy thing to do. You have to manage so many things and very small things. कोई भी बंदा आपको फोन उठा करके बोल रहा है आज मेरी तबीयत खराब है, मैं नहीं आ रहा हूं. इट्स अ प्रॉब्लम, राइट? देन यू थिंक अच्छा ये नहीं आ रहा है, इसका काम कौन करेगा? फिर इसका काम जिसको देना है उसके पास तो ऑलरेडी काम है, देन व्हाट विल यू डू? So as a manager, you need to balance a lot of things. Okay, I'm just giving few examples, but personality wise, I'm telling you, if you are ready to talk, it is important for the business, for the stakeholders, with the stakeholders. If you are ready to converse, if it comes to you naturally, then management line में जाना चाहिए. अगर आप बात नहीं कर पाते हो, अगर आप questions नहीं पूछ पाते हो, if you are not assertive to make your point, you will have a hard time. Okay, because MNCs में बहुत बड़े बड़े मीटिंग्स होते हैं. There are 50 people, 100 people on the call. You have to put your point and you have to stick to your point if you want certain things to get done, right? Okay. And you have to at the same time ask questions. तो ये सब पूछने के लिए आपका communication skill, your ability to conduct yourself in such a huge crowd is absolutely important. और ये आपको experience के साथ आता है. आपको 8-10 साल का एक्सपीरियंस अगर हो गया है तो अब तक आपको पता चल गया होगा आपकी पर्सनालिटी में वो है या नहीं. तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं यूएस में था. मुझे यूएस में एक ऑडिटर का एक मीटिंग होता है वेयर आई एम सपोज टू गो एंड रिप्रेजेंट द क्लाइंट इन फ्रंट ऑफ ऑडिटर्स, एंड देयर वाज अ रूम फुल ऑफ पीपल. आई वाज मेड टू सिट इन द सेंटर ऑफ द रूम. वहां से एक प्रोजेक्टर कनेक्टेड था और सारे लोग ऐसे आजू बाजू बैठे थे. एंड दे सेड अच्छा हाँ अभी बोलना शुरू करो, प्रेजेंट योर थिंग एंड वील आस्क क्वेश्चंस. वो जो दिन था दैट got me, यार मैंने बोला ये क्या हो रहा है. I was not prepared for that, but somehow I managed that entire conversation. और उसके बाद मुझे इतना confidence आ गया कि अच्छा ठीक है, now I can manage things. If I can do things when I was not prepared in front of a whole important set of crowd. तो मुझे लगता है Hemant, ability to conduct yourself, ability to speak, ask questions, be assertive, and a lot of other softer aspects of being a manager are absolutely important. अगर आप बहुत ही हार्डकोर टेक्निकल हो, वेर यू थिंक मैं अगर टेक्निकल काम नहीं करूंगा ना मैं जी नहीं पाऊंगा, तो आपको फिर टेक्निकल लाइन में ही जाना चाहिए. देन यू डोंट नीड टू गेट इनटू मैनेजमेंट स्टफ. मैं मेरी टीम में जब फ्रेशर्स हायर करता था एक जमाने में, आई यूज्ड टू आस्क दिस क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ यू कांट लिव विदाउट टेक्नोलॉजी? पीपल यूज्ड टू रेज देयर हैंड. आई यूज्ड टू पुट देम असाइड कि भाई तुम्हारे को हम टेक्निकल काम देने की कोशिश करेंगे, बिकॉज आई न्यू कि इनको अगर दूसरा काम दे दिया तो ये लोग परेशान हो जाएंगे. इफ आई गिव देम टेस्टिंग वर्क और बिजनेस एनालिसिस वर्क, देन देयर आर फ्यू पीपल हु आर नॉट दैट ग्रेट इन कोडिंग. ओके, वो उतने ग्रेट नहीं होते कोडिंग में, उनको पता होता है, वो इंजीनियरिंग भी कर लेते हैं, दे हैव डन इंजीनियरिंग, बट दे आर नॉट दैट ग्रेट इन कोडिंग. वो आते से पहले दिन ही बोल देते हैं कि सर हमको टेक्निकल काम मत देना, वी आर नॉट इंटरेस्टेड, गिव समथिंग वेयर आई कैन टॉक. So you have the guy, right? Now you know इसको कैसे यूज करना है. So as a manager, I think जैसे क्रिकेट में नहीं होता, आपको पता होना कि कौन से बैट्समैन को किधर खिलाना है, कौन से बॉलर को कब बॉलिंग देनी. इट्स जस्ट लाइक दैट. सो आई थिंक इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ कि आप मैनेजमेंट में करियर बनाओ या टेक्निकल में करियर बनाओ. इट इज फाइंडिंग हु यू आर, व्हाट इज योर कोर स्ट्रेंथ, एंड व्हाट विल रियली वर्क फॉर यू, एंड देन डू दैट. That's how simple it is. हाँ, so like there are two philosophies कि एक वो ये कि जो लोग पैशन के पर्सपेक्टिव से बोल रहे हैं, जैसे आप बता रहे हैं कि ओके दिस इज़ व्हाट यू लाइक एंड देन डू इट. द अदर अप्रोच इज, एक कैल न्यूपोर्ट की बुक है, ही इज़ एन MIT कंप्यूटर साइंटिस्ट. वो बोलते हैं पैशन वगैरह कुछ नहीं होता. सो वन देयर इज़ अ टॉक ऑफ स्टीव जॉब्स, वो बोल रहे हैं पैशन है ये सारी चीज़ें. द अदर पर्सन इज हु इज सेइंग पैशन वगैरह नहीं होता, देयर शुड बी अ मार्केट. तो एक वो चीज़ है, आप खुद को ऑप्टिमाइज करो. इफ देयर इज अ मनी लेट्स से इन अ मैनेजमेंट, यू लर्न दैट स्किल एंड बिकम अ मैनेजर.
सो कौन सी वाली जो थियरी है अकॉर्डिंग टू यू इज लाइक मोर प्रैक्टिकल एंड वन शुड फॉलो? मेरे हिसाब से पैशन तो ऐसा वर्ड है ना, और आजकल यूट्यूब की दुनिया में हर कोई पैशन के ऊपर ही बात करते रहता है, ठीक है, वो मेरे ख्याल से उसको थोड़ी देर साइड में रखते हैं। अगर मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊं तो मैंने भी, देखो आप जब शुरू में नौकरी में जाते हो, यू डोंट हैव अ चॉइस, यू डोंट हैव अ चॉइस। आपको काम दिया जाएगा, आपको काम करना है, आपको टेस्टिंग बोलेगा, आपको टेस्टिंग करना है, आपको कोडिंग बोलेगा, आपको कोडिंग करना है। यू डोंट हैव अ ब्लडी चॉइस, ओके, यू हैव टू डू व्हाट यू आर आस्क्ड टू डू बिकॉज यू आर पेड फॉर दैट। इट इज दैट सिंपल, राइट? इट इज ओनली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल रियलाइज व्हाट वर्क्स बेटर फॉर यू। तो जब तक आप करोगे नहीं, आपको पता कैसे चलेगा? अगर आपने टेस्टिंग किया, आपको पसंद नहीं आया, तो जब किया तभी तो समझ में आया ना। तो आई थिंक चॉइस तो लोगों को मिलता नहीं, बहुत कम लोगों को चॉइस मिलता है कि आप गए, आपने बोला मेरे को AI ML का काम चाहिए और आपको मिल गया, बहुत रेयर है, कभी भी चॉइस नहीं मिलता है। मेरे साथ क्या हुआ कि बाय एक्सीडेंट आई गॉट इनटू डिफरेंट थिंग्स एंड देन आई रियलाइज ट्रायल एंड एरर करके कि अच्छा मेरे को क्या जमता है, ओके। तो वो मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ, पर मेरे को वो उसका फायदा हो गया लॉन्ग रन में। लेकिन कुछ लोग के साथ ऐसा नहीं होता। यू गेट इनटू अ जॉब एंड यू आर टोल्ड कोडिंग करना है, जावा में करना है या इस टेक्नोलॉजी में करना है, एंड देन यू स्टार्ट टू डू कोडिंग, देन यू डू इट फॉर 1 year 2 years 3 years 4 years। अभी इसमें पैशन का सवाल ही नहीं उठता है। आपकी नौकरी है, आप आए, आपका काम है पाइथन में कोड लिखना, जावा में कोड लिखना और देना, बट 2-3 साल में आपको ये पता चल जाना चाहिए कि आर यू रियली इंजॉइंग इट, इज इट रियली कमिंग नेचुरली टू यू, या फिर जब आपको बोला जाता है ये कोड लिखो तो आप स्ट्रेस हो जाते हो। आपको लगता है अरे यार फिर से दे दिया, अब मैं कैसे लिखूं, या अभी ये नया बहुत कॉम्प्लेक्स काम दे दिया, मेरे से नहीं होगा। तो अगर आपके दिमाग में नेगेटिव सेल्फ टॉक शुरू हो जाती है, तो आपको पता है कि दिस इज नॉट समथिंग विच यू रियली लाइक एट योर कोर। नाउ यू कांट लीव इट, क्योंकि इट इज योर ब्रेड एंड बटर। तो मुझे लगता है पहले 3 से 5 साल में ट्रायल एंड एरर, बाय फोर्स और बाय चॉइस, इफ यू ट्राई अ फ्यू थिंग्स, यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई एंड पिन पॉइंट, हाँ दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। वो उसको बाद में आप ले जाकर के पैशन बोल दो, वो एक अलग चीज है, बट आई थिंक इट इज मोर ऑफ working in an area where you can perform better, okay, rather than competing or getting into something which is really not your game. And lot of time people make the mistake of chasing money. वो इसलिए किसी चीज पे घुसते हैं क्योंकि उसमें ज्यादा पैसा होता है। तो घुस तो आप जाओगे गुरु, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब घुसने के बाद आपको आगे जाकर के तकलीफें आएंगी। अधिकतर जो प्रॉब्लम आती है ना लोगों को, वो बाद में आती है 10-1 साल बाद, क्योंकि आगे जब स्केल करने में, एंड इन ऑर्डर फॉर यू टू रियली डिमांड अ रियली गुड पे, यू हैव टू रियली बी गुड एट इट, राइट। आप बहुत एवरेज काम करके बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आई विल गेट द टॉप नॉच सैलरी इन द एंटायर वर्ल्ड। तो या तो आप बहुत ही शार्प हो कि यू आर एबल टू स्विच बिटवीन डिफरेंट थिंग्स एंड यू आर ऑलवेज चेजिंग द मनी ट्रेल एंड यू आर ऑलवेज गेटिंग द हाईएस्ट पे एंड यू आर रियली सुपर गुड एट इट। बट अगर आपको रियलाइज हो गया, सेल्फ रियलाइजेशन, कि हाँ ये काम नहीं हो पाएगा, then it is better to find something which you are good at or you will be able to do justice to and then stick to that. और मुझे लगता है हर फेज में, if you look at different phases, I just wrote a LinkedIn post today this morning. I think the first phase is where you just need a job. मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, phase 1 मेरे को बस नौकरी चाहिए, कोई भी नौकरी दे दो। घुसने के बाद अनदर फेज, अच्छा मुझे सीखना है किस तरह से काम होता है, एंड आई वांट टू लर्न एंड देन आई वांट टू परफॉर्म एंड प्रूव माई सेल्फ। उसके बाद यू कैन डिसाइड, अच्छा अभी मुझे एक्स चीज में जाना है या वाई चीज में जाना है, वर्टिकल ग्रोथ देखनी है या आई वांट टू ट्रैवल ओवरसीज, वट एवर इट इज, ओके। एंड देन आफ्टर दैट यू डिसाइड कि आपको किस तरह से रेगुलेट करना है, बिकॉज तब तक आपकी एज हो जाएगी where you will have kids, you will have aging parents, and then you decide how much of preference you want to give or how much priority you want to give to what. So I think with me, if I look at the last 5 years, I have kind of toned down on my professional side. I was really doing good, but then I realized अच्छा अभी family में I have to spend time, so let's go a little slow on the job front. It's okay if you don't get promoted every 2-3 years. थोड़ा स्लो भी जा सकते हैं। सो आई थिंक वो रेगुलेटर आपके हाथ में होना चाहिए। एज लॉन्ग एज यू नो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर गुड, एंड डोंट कंपेयर। आपसे जूनियर लोग भी आपसे आगे निकल जाएंगे, डोंट फील बैड अबाउट इट, दैट हैपेंस। आई थिंक जितनी एज होती रहती है वो मोर्टेलिटी भी है, देन यू रियलाइज कि यार यू आर नॉट हेयर फॉर इन्फिनिटी, सो यू हैव टू बी प्रैक्टिकल
And that part of life is also very important. Yeah. Like you have to think about it कि अच्छा you have to spend time with family, और again parents are, जिन्होंने पूरी life कुछ किया था, they are also expecting something from you. Got it. Like it was a very good advice. My next question is like, कोई ऐसा लड़का जो भी कंप्यूटर साइंस कर रहा है, तो उसे क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए आपके अकॉर्डिंग, लाइक फ्रॉम योर सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस? You mean from the beginning? From the beginning, or like 4 or 5 things that you can tell him कि क्या वो कर सकता है कि ऑप्टिमाइज करने के लिए. Okay, I think first thing is be very sure of the fundamentals. Okay, आपको Okay. जो भी सिखाया जाता है in your academics, whether it is the software development life cycle or whether it is the concepts of operating system, networking, जो भी है वो fundamentals सीखना बहुत जरूरी है. Not just to obtain marks. आपको सिर्फ मार्क्स लाने के लिए नहीं सीखना है. यू हैव टू अंडरस्टैंड इट फॉर अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट कि ये कैसे काम करता है. इफ यू आर क्लियर एट द फंडामेंटल लेवल कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है या AIML क्या है, आई थिंक लॉट ऑफ टाइम पीपल आर जस्ट रनिंग आफ्टर मार्क्स कि अच्छा मार्क्स अच्छे आ जाए. मार्क्स तो अच्छा आ ही जाएंगे, पर आपको वो सब्जेक्ट ठीक से समझ में आना चाहिए. आई थिंक दैट्स वेयर यू नीड टू फोकस. द फोकस हैज टू बी ऑन द फंडामेंटल्स. सेकेंड इज व्हेन यू गेट इनटू अ न्यू जॉब, I really want people to focus on learning how to work, how to operate in that ecosystem, how to talk to people who are your colleagues, how to talk to stakeholders, observe other senior people कि वो कैसे conduct कर रहे हैं, client के साथ कैसे meetings हो रहा है, how to talk in meetings, how not to talk in meetings, how to write emails, how not to write emails. Small things. Okay, I think the first couple of years is where you spend a lot of time to understand how to operate in the corporate setup. Job is a job, okay? Because lot of time people come with a casual mindset, जिसको मैं student mindset बोलता हूँ. जब आप student होते हो तो आप customer होते हो कॉलेज के. तो कॉलेज आपको कुछ नहीं बोलेगा, आप स्कूल नहीं जाओगे तो, कॉलेज नहीं जाओगे तो, राइट? लेकिन अगर आप नौकरी में आ गए, then you have changed sides. Now you are on the other side, you are a service provider. You are bloody getting a salary, so you can't be casual कि मैं आज नहीं आ रहा हूँ, right? So you have to understand and be serious about the entire job thing. तो थोड़ा mindset shift, become serious about what you do. And third is please learn to communicate. Okay, बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि अरे मेरे को टेक्निकल काम करना, मैं क्यों ही सीखूं कम्युनिकेशन, नहीं आती मुझे कम्युनिकेशन, which is fine. अगर आपको नहीं आती, it is okay. For that, like you think they should take the course? Absolutely. मैंने after I think after my first or second job I did this. Okay. After my second job I did a course, और मैं कॉन्वेंट एजुकेटेड हूँ. आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद द बेसिक इंग्लिश. ओके, पर मेरे को समझ में आ गया कि मैं जिस तरह की इंग्लिश बोल रहा हूँ इट इज नॉट अप टू द मार्क. ये मैंने किया था जब मेरे को 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया था. उसके बाद आज से 5 साल पहले 2018 में आई जॉइंड अ टोस्ट मास्टर्स क्लब. ओके, हमारी कंपनी में एक टोस्ट मास्टर्स क्लब है वेयर यू कैन गो एंड प्रैक्टिस पब्लिक स्पीकिंग. सो आई जॉइंड दैट. उसमें मैं ही अकेला एक मैनेजर था, बाकी सब जूनियर लोग थे. ओके, बट आई needed it because I wanted to make sure that I am doing best when I get on the stage. So ये कभी रुकना नहीं चाहिए. तो इसलिए एज अ प्रोफेशनल आप यंग हो, आप टेक्निकल हो, all that is fine, but believe me, your ability to communicate, your ability to put your point across, your ability to ask questions will become a lot more important as you become senior. और फिर अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो तो आप एक सीलिंग को हिट करोगे. वो सीलिंग के ऊपर आपको कोई कंसिडर नहीं करेगा क्योंकि आप बात नहीं कर पाते हो. गॉट इट. और जो बंदा आपसे थोड़ा कम होगा टेक्नोलॉजी में, वो आपसे आगे निकल जाएगा क्योंकि वो बात कर पाता है. ठीक है. सो एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट. एंड देन फोर्थ थिंग, आई थिंक देयर आर फ्यू वेरी बेसिक थिंग्स लाइक माइक्रोसॉफ्ट सूट. ओके, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, पावर पॉइंट, एक्सेल, वर्ड. बहुत सारे लोग हैं जो इंजीनियर बन के आते हैं, उनको कोडिंग बहुत अच्छी आती है, पर उनको आप एक्सेल में कुछ करने के लिए बोल दो, वी लुकअप या सम बेसिक स्टफ इन एक्सेल, दे विल स्ट्रगल. ओके, मुझे लगता है पीपीटी अच्छे से बनाना, एक अच्छा डिसेंट प्रेजेंटेशन बनाना, बहुत फैंसी नहीं, बट टू मेक अ वेरी डिसेंट प्रेजेंटेशन, इफ यू आर आस्क्ड टू प्रेजेंट 5 बुलेट पॉइंट्स, हाउ विल यू प्रेजेंट दैट, राइट? वो बहुत बेसिक स्किल्स हैं जो कि शुरू में ही सीख लेने से अच्छा होता है. अगर आप एक्सपीरियंस गेन करते जाओगे और किसी दिन फिर इट विल नॉट लुक गुड इफ यू डोंट नो बेसिक स्टफ. Okay. So I think these are a few things where I think young people should focus.
तो my next question is कि how important it is कि digital presence होनी चाहिए किसी की. Absolutely. In today's world, in 2023, it is all the more important that we have a presence on the right platforms. Okay. And now, because everything is changing so fast, at least from a professional angle, you should have presence in the form of, let's say, a very decent LinkedIn profile. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके लाखों फॉलोअर हो LinkedIn पे, but you should have a very decent profile which talks about you as a professional, who you are, what are your skills, and what is your experience, and how you can help companies, or what do you bring on board with yourself. तो एक बहुत decent LinkedIn profile होना एक बहुत basic चीज़ है, लोगों का नहीं होता. I am surprised, okay? And I coach people on LinkedIn as well, so I know मेरे पास senior लोग आते हैं. There was one gentleman who came and said कि यार मुझे LinkedIn सिखाओ, because I was in a CXO interview, was very senior person. उसने बोला मेरा बहुत अच्छा इंटरव्यू गया, आखिरी में मेरे को CEO ने बोला कि मैं तेरा इंटरव्यू करते करते आई सॉ योर LinkedIn प्रोफाइल, तेरा LinkedIn इज बकवास. Okay. So those kind of feedback people get. So I think everybody needs to have a very basic LinkedIn profile done. Second is, if you are good in writing, you should have a blog of your own on the topic of your choice. It can be technical, non-technical. या फिर अगर आप टेक्निकल हो तो फिर बाकी के जो वेबसाइट्स हैं जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल फोरम्स होते हैं, जैसे स्टैक ओवरफ्लो है, कैगल है, देयर सो मेनी अदर वे जहाँ पे कुछ कोडिंग कंपटीशन चल रही है, कुछ तो चल रहा है. सो आई थिंक इन ऑल दोज एरियाज यू शुड बी प्रेजेंट. Again, I'm not saying that you should devote a hell lot of time there, but if interested, why not? But at least have some presence. क्योंकि बहुत सारे नौकरियां, बहुत सारे जॉब्स रेफरल के थ्रू मिलते हैं, एंड पीपल यूटिलाइज दिस डिजिटल वर्ल्ड टू गेट द राइट रेफरल्स. ओके, सो इफ यू नो द राइट पीपल, यू विल बी एबल टू नो कि अच्छा किस कंपनी में कौन सी ओपनिंग है, जो कि शायद कभी पब्लिश भी नहीं होगी मार्केट में, पर आपको पता चल जाएगी थ्रू इंटरनल राउट्स. सो आई थिंक दैट्स एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट टू हैव इन द डिजिटल वर्ल्ड. If you're not there, I'll tell you the impact of what happens if you don't have a digital presence. Okay. आपकी कंपनी ने आके बोला कि दैट्स इट, वी आर लेइंग ऑफ पीपल, अगले महीने से मत आना, ओके, या 3 महीने बाद यू डोंट नीड टू कम, एंड देन यू थिंक ओ अब तो जॉब सर्च करनी है, एंड देन यू स्टार्ट टू पैनिक, एंड देन यू गो एंड क्रिएट अ LinkedIn प्रोफाइल. सो इफ यू डू इट एट द 11th hour, you will not get the desired results. You will not get desired results because the platform doesn't work in that way कि आप आओ रातों रात प्रोफाइल बनाओ और अगले दिन से आपको कॉल आने शुरू हो जाए. There is a whole logic behind how your profile should look like. Each section has its importance. Not just the profile, but you should also do little bit of activity to show कि आपके पास स्किल सेट क्या है, आपके पास एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस क्या है. आई राइट अबाउट करियर, आई राइट अबाउट जॉब सर्च अ लॉट, बट देर आर पीपल हु राइट अबाउट टेक्नोलॉजी, क्योंकि उनका their forte is technology, so they write about technology, they write about research. तो उससे क्या होता है, एक आपका build होता है over a period of time, your presence gets robust, so people start to recognize you. आप believe नहीं करोगे, 3 साल पहले I was not even active on LinkedIn and I had some 2,000, 3,000 connections. Okay. Today I'm sitting on more than 90,000 Okay. followers. Okay. It is only because I realized how this platform works and how I can capitalize and use it. Okay. So, I'm not saying कि आप वही करो जो मैंने किया. So like what were the things that you did? I actually realized that LinkedIn is a platform where you have to express yourself. Okay. Okay. And when I say express, जैसे YouTube है, YouTube के ऊपर the primary medium of communication is video. So it's a video first platform. Okay. LinkedIn is more of a text first platform where text posts work better. Okay. इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ वीडियो नहीं डाल सकते, वहाँ वीडियो भी डाल सकते हो. But more than anything else, it is about expression. If you go out there as a professional and express yourself, talk about your expertise, talk about your work experiences, life experiences, talk about your views and opinions on a specific topic, then slowly people start to realize that, oh, you have a lot to say, and then they start to follow you for specific reasons. तो मेरे साथ भी यही हुआ. 2-3 years ago during the pandemic I started to write about my work experiences, very basic things कि अच्छा ऑफिस में ये हुआ, या this is what happened for a specific job search, or this is what happened when I interviewed somebody. So slowly when I started to write, I realized, oh, people are showing interest and they are benefiting from it. And I used to get a lot of messages, and then I kept on doing it, and then I realized that, okay, this is a platform where if I go and express myself on a
consistent basis on topics where I know stuff. ऐसा नहीं कि मैं किसी और चीज के बारे में लिख दूंगा where I don't know anything and people will be happy about it. Nobody will care if I write about finance, right? But if I write about IT, if I write about career, if I write about job search, which is my area of expertise, people will come and follow, right? So that's how I kind of built it over a period of a month. Okay, thank you so much, Anand, for coming to the podcast. Anything else you want to add? First of all, thanks to you for inviting me. It was a pleasure to have this conversation with you. Absolutely happy to share my thoughts and ideas. I think the last leaving note which I can give to all the viewers is things will happen for you. Okay, it is not that things happen only for few people. I think anybody and everybody can actually build a very solid career. It is just that you need to have focus. Okay, you need to understand with a lot of focus in terms of what exactly you want to do. A lot of time people are confused about too many things. So the last comment that I want to make is don't spread yourself very thin. Okay. बहुत सारी चीजें करने की कोशिश मत करो. You can try, but at some point in time decide कि अच्छा ये 5 चीजें मैंने ट्राई करी बट ये 2 चीजें हैं जो मुझे पकड़ के रखनी है. अब इसमें मुझे ग्रो होना है. I think that kind of focus one needs to get, and once you get that focus, you will thrive. Survive की बात ही नहीं है, you will thrive a lot. Got it. ठीक है, थैंक यू सो मच आनंद. जय हिंद. ओके, सो आई होप आपने इस पॉडकास्ट को बहुत एंजॉय किया होगा. एक बार इसे मैं समराइज कर देता हूँ. सबसे पहले हमने देखा कि शुरू में जब भी हम कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं तो उस वक्त पर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता. 1.5-2 साल काम करने के बाद ही हमें पता चलता है कि हम मैनेजमेंट वाली साइड जाएं या फिर डायरेक्टली कोडिंग वाली साइड. इसके साथ ही हमने ये भी देखा कि जैसे जैसे एज होती है हम खुद ही जो डिसिप्लिन है उसे लूज करते रहते हैं. और अगर हम खुद अपने को अपडेट नहीं करेंगे, कोई कोर्सेज वगैरह नहीं करेंगे, तो मोस्ट प्रॉबेबली हम इररेलेवेंट हो सकते हैं. इसके साथ ही हमने बात करी थी प्रमोशन की कि हाँ, ऑफिस में पॉलिटिक्स होती है, लेकिन एक डिफाइंड क्राइटेरिया है. जो बड़ी कंपनीज हैं उनके पास एग्जैक्टली वो फॉर्मूला है जिसके थ्रू वो आपकी प्रमोशन करती हैं या नहीं करती हैं. तो आप पहले उसे जाके पता कीजिए कि कितने परसेंटेज आपके नए जो कोर्सेज आप सीख रहे हो उस पर दिया जा रहा है, कितने परसेंट आपके वर्क को दिया जा रहा है और उसे मेजर कैसे किया जा रहा है. सो आई होप आप ये सारे स्टेप्स लेंगे. मिलते हैं नए पॉडकास्ट में. जय हिंद.